हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में हुए बड़े परिवर्तनों के बारे में। तो इस मामले में क्या कह रही है हमारी न्यूज़, तो देखिए हमारी न्यूज़ का ये कहना है कि अमिड पाकिस्तान टेंशन एक्स रो चीफ आलोक जोशी अपॉइंटेड हेड ऑफ रिवैम्प्ड नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड। तो देखिए दरअसल हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और निर्णय लेते हुए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अंदर परिवर्तन किया है। और इन परिवर्तनों के बाद ये पता चल रहा है कि अब हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर चेयरमैन का पद दे दिया गया है रॉ के पूर्व अध्यक्ष आलोक जोशी साहब को। आलोक जोशी साहब ने दिसंबर 2012 से दिसंबर 2014 तक रॉ के अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। और जिस समय वर्तमान में पाकिस्तान के साथ हम लोग टेंशन वाली स्थिति में जूझ रहे हैं, इस दौरान इस प्रकार के किए गए बड़े बदलाव अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकती है भारतीय सेना और भारतीय सरकार। तो क्या है इससे जुड़ी चीज़ों में जो हमें जानना है, चर्चा में क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन और कार्य, इन सभी चीजों को अब हमें समझना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या मामला है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में फेरबदल किया है, जिसमें सशस्त्र बलों, खुफिया कूटनीति और पुलिस सेवाओं के शीर्ष पूर्व अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो भाई सरकार ने अच्छा खासा बदलाव किया है और बदलाव करने का पता चल रहा है कि अब इसके अंदर खास सेक्टर से सभी लोगों को शामिल कर लिया गया है। सशस्त्र बलों से लोगों को ले लिया गया है, खुफिया जो हमारा क्षेत्र है खुफिया सेवाओं से लिया गया है, कूटनीति के क्षेत्र से लिया गया है और पुलिस सेवाओं के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अब इन सभी लोगों को शामिल किए जाने के साथ साथ अब हमें ये तो पता चल गया है कि जो हमारे अध्यक्ष हो गए हैं इस बोर्ड के अंदर वो कौन है, आलोक जोशी हो गए हैं, जो रॉ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बट इसके अलावा अब ये समझना जरूरी है कि बाकी सदस्यों की क्या स्थिति है। तो देखिए अब अगर हम लोग समझे कि बोर्ड का क्या हाल है, तो देखिए बोर्ड का हाल यही है कि अध्यक्ष हो गए हैं आलोक जोशी साहब। इनके अलावा अब यहाँ पर बाकी और लोग भी शामिल है, क्योंकि टोटल ये 7 सदस्यीय बोर्ड होता है। तो इस 7 सदस्यीय बोर्ड में पता चल रहा है कि सेना, पुलिस, विदेशी सेवाओं, इन सभी क्षेत्रों के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन लोगों को भी शामिल किया गया है। और इस बोर्ड में जो शामिल अन्य लोग हैं उसमें पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा का नाम शामिल है, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह का नाम शामिल है, सशस्त्र बलों से रियल एडमिरल मोटी खन्ना का नाम शामिल है, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजीव रंजन वर्मा का नाम भी शामिल है, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी B वेंकटेश वर्मा का नाम भी शामिल है। तो ये अब पूरी तरह से हो गया है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और ये सारे के सारे सदस्य हैं। हालांकि इस निर्णय के पीछे की स्थिति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी ये बात जानते हैं कि भारत काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों को साझा कर रहा है। इसके पीछे का बड़ा रीज़न है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र के 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बैसरन मैदानों में हुआ आतंकवादी हमला, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है। अब इस पूरी की पूरी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक, जिसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए थे और इन बड़े निर्णयों के बाद पाकिस्तान में भी सेम स्थिति हुई, उसने भी निर्णय लिए और संबंध पूरी तरह से तनावपूर्ण हो रखे हैं। साथ साथ LOC के ऊपर भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और LOC पर गोलियां बरसा रहा है और ये मामला बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया, गंभीर स्थिति हो गई है। हालांकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी फिलहाल पाकिस्तान डरा हुआ है कि आगे होगा क्या। हालांकि खुद पाकिस्तान के अधिकारी इस समय ये चिंता दिखा रहे हैं कि लगभग 36 घंटे के आसपास भारत हमला कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर और सबसे पहले पाकिस्तान ने इसी वजह से निर्णय लिया था कि भारत के लिए अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद है, तो संभावना थी कि कहीं फिर दोबारा से हमारे ऊपर एक एयर स्ट्राइक ना हो जाए, बट फिर भी अभी भी वो चिंता में है कि भारत कुछ भी कर सकता है उनके खिलाफ। हालांकि फिलहाल जो ये निर्णय लिए गए हैं, इस निर्णय से पहले एक बात और पता चली है कि ये पूरा का पूरा मामला सामने आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कैबिनेट कमेटीज की बैठक ली है। उन्होंने सबसे पहले बैठक ली है
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की, जिसको हम लोग सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो उन्होंने बैठक ली है वो बैठक ली है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की। ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी है इसको सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो इन दो जगह पर बैठक होने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है हमारे जो खास लोग हैं सेना के क्षेत्र से जुड़े हुए या रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, साथ साथ हमारे एनएस अजीत डोभाल, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अलावा बाकी जो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इन सभी लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भी बैठक की है। और इन सभी चीज़ों के बाद हमने देखा कि ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों के सामने आया है। तो ये कदम हाल के वर्षों में नागरिकों पर हुए सबसे घातक आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा पुनर्गठन के हिस्से का रूप भी कहा जा रहा है। और जिस प्रकार से रॉ के चीफ को जिम्मेदारी दी गई है इस महत्वपूर्ण बोर्ड की, तो समझ लीजिए कि आगे कुछ भी हो सकता है। हालांकि बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आज की हमारे पास खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि कहें तो हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे डिफेंस सेक्टर को पूरी छूट दे दी है। क्योंकि यही आज की न्यूज़ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डिसाइड मोड, टारगेट्स, टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स, सेज पीएम मोदी। तो देखिए यहाँ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है बंधनों से। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए कह दिया कि जी आपको पूरी तरह से छूट है कि आप हमले के लिए क्या मोड चुनना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, यानी कि सब कुछ चुनने की आपको इजाजत है। आप चुन लीजिए कि क्या विकल्प रहना चाहिए आपके पास में, किस विधि से आप हमला करेंगे, आप चुन लीजिए कि समय कौन सा होगा, आप चुन लीजिए दिन कौन सा होगा, और आप चुन लीजिए कि वो कौन सा स्थान होगा जिसके ऊपर आप हमला करने वाले हैं। इस मामले में पूरी छूट आपको दे दी गई है। तो ये छूट भी जब सरकार ने दी है तो इसके बाद मामला जो है वो और भी ज़्यादा खास बन गया है, क्योंकि अब सारी चीज़ें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास हैं कि वो अब क्या करेंगी और कैसे करेंगी। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो फिलहाल सब पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को भी हमें दिखा रहा है। हालांकि सभी बातों को जानने के बाद ये ज़रूरी है कि हम लोग खास बातें जानें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की, क्योंकि ये अपने आप में अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एक गैर सांविधिक निकाय है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा भी है। ये पूरी तरह से काम करता है एनएसए के अधीन। एनएसए मतलब जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके अधीन काम करता है। और वर्तमान में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, आप ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं सब मामले में। क्लियर है बात सारी। बात करें गठन की, तो जनरली कौन शामिल होता है इस बोर्ड के अंदर, तो रिटायर्ड जो हमारे सेना अधिकारी हैं वो पूर्व राजनयिक, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद और थिंक टैंक विद्वान या फिर खुफिया दिग्गज, ये सभी लोग शामिल होते हैं। और जिस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों को 7 लोगों की लिस्ट बनाई है जो वर्तमान बोर्ड में शामिल हैं, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि वो सारे लोग इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए भी हैं। हालांकि बात करें कि इस बोर्ड को क्या कार्य करना होता है, अब जाहिर सी बात है हम लोगों ने थोड़ा सा फेरबदल किया है, लेकिन बोर्ड पहले से ही करता है और कुछ ना कुछ काम तो करता हुआ ही रहा होगा। तो क्या क्या जिम्मेदारी होती है, तो देखिए इस बोर्ड पर जिम्मेदारी है संवेदनशील या उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए एक साउंडिंग बोर्ड के रूप में कार्य करने की। इतना ही नहीं, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को स्वतंत्र इनपुट और सिफारिशें भी प्रदान करता है कि आने वाले समय में स्थितियों से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णय लेने में बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करता है, और जिन बाहरी विशेषज्ञों को ये शामिल करता है उसमें हो सकते हैं शिक्षाविद, सेवानिवृत्त राजनयिक, सैन्य अधिकारी, खुफिया अधिकारी, वैज्ञानिकों और रणनीतिक विश्लेषकों। तो इन सभी को यहाँ पर ये शामिल कर लेता है कभी कभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इतना ही नहीं, ये सरकार को दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाने में, रक्षा नीति निर्धारित करने में, साइबर सुरक्षा के मामले में नीतियां निर्धारित करने में, भू राजनीतिक विश्लेषण आदि आदि के मामले में मदद करता है कि सरकार की नीतियां क्या रहेगी। इसके साथ ही यह सरकार को घरेलू और वैश्विक रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भी सलाह देता है, और रणनीतिक आकलन और परिदृश्य विश्लेषण का संचालन भी ये बोर्ड करता है। ये हम लोग देखते हैं।
क्लियर है बात सारी। तो ये सारी की सारी खास कार्य हैं इस बोर्ड के, तो इस प्रकार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। हालांकि जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा भी हो सकता है जो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस फिलहाल इस क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें आप लोग के जानने समझने के लिए ज़रूरी थी वो सारी बातें आप लोग को अच्छे से बता दी गई है। बाकी आप लोग फिलहाल दे सकते हैं मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर कॉमेंट बॉक्स में। आलोक जोशी ने निम्नलिखित में से कब रॉ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 2012 से 14, 13 से 15, 14 से 16 या 17 से 19? तो आंसर सभी साथियों को देना जरूरी है कमेंट बॉक्स में। और सेशन इन्फॉर्मेटिव है इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा और बाकी साथियों तक शेयर भी जरूर करना। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां हम लोग अपनी फाइल्स को शेयर करते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सब अच्छे से कर ली गई है। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।